गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना एल्वियोली से रिलेटेड ओवरव्यू ले लिया था, जिसमें ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था कि कैसे आपका ब्रोंकियल्स का फॉर्मेशन होता है, एल्वियोली का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, एल्वियोली और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो कैसे वर्क करती है। अब ये प्रोसेस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली है। ठीक है, दिस इज योर एल्वियोलस जो कि मिलियंस ऑफ नंबर्स में होती हैं। ठीक है, दिस इज योर ब्रोंक्यूल्स से ही एल्वियोलस का स्ट्रक्चर अराइज होता है। इट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके, लास्टली मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर में। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आपका एल्वियोलस का स्ट्रक्चर अराइज होता है। एल्वियोलर सैक है अंदर की तरफ, ये स्ट्रक्चर होता है कुछ। अब ये जो है, ये एक तरफ आपकी पल्मोनरी कैपिलरी आ रही होगी, एक तरफ आपकी सिस्टमिक कैपिलरी आ रही होगी। ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस मैंने एल्वियोली के स्ट्रक्चर कैसे होता है ये बताने के लिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब देखिए वॉल ऑफ एल्वियोली जो होती है वो किससे बनी होती है। कहीं भी अगर गैसेस डिफ्यूज़न हो रहा है, डिफ्यूज़न से रिलेटेड कहीं भी प्रोसेस होगी, मतलब गैसेस एक्सचेंज वगैरह होगी, तो वहाँ पे कैसी एपिथेलियम होती है। यस, स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से आपकी वॉल ऑफ एल्वियोली बनी हुई है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है। तो यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस एपिथेलियम से, इसको पेमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो आपकी विड्थ लिए हुए रहती हैं। एक समझ लीजिए एक क्यूब ब्लैक स्ट्रक्चर होती है स्क्वैमस। ठीक है, तो वॉल ऑफ एल्वियोली किस एपिथेलियम से मिलकर बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये भी दो टाइप की होती हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो वॉल ऑफ एल्वियोली दो टाइप की होती है। एक टाइप 1 है, टाइप 1 एल्वियोलर सेल होंगी, जिनको हम कहते हैं एल्वियोलर सेल। दिस इज प्रीडोमिनेंट इन नेचर, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर में प्रीडोमिनेंटली यही पाई जाएंगी। ठीक है, तो टाइप 1 एल्वियोलर सेल, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल, और टाइप 2 आपकी होती हैं, इनको भी एल्वियोलर ही कहते हैं, लेकिन इनको एक और नाम से जानते हैं, एल्वियोलर और सेप्टल सेल्स। सेप्टल सेल्स ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि टाइप 1 को टाइप 2 को सेप्टल सेल्स क्यों कहते हैं। देखिए दिस इज योर एल्वियोली, मान लीजिए आपके एल्वियोली है। ओके, तो एल्वियोली में ये आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम सेल है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और इनके बीच में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकला रहता है, मतलब एम्बेडेड रहता है एक तरह से, तो इनको हम सेप्टल सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेप्टल सेल्स। और हमेशा दिमाग में रखिए कि ये इन बिटवीन टाइप 1 एल्वियोलर सेल के बीच में प्रेजेंट होती हैं सेप्टल सेल्स। तो दिस इज योर सेप्टल सेल्स। एल्वियोली के स्ट्रक्चर में टाइप 2 सेप्टल सेल्स होती हैं। अब ये सेप्टल सेल्स जो होती हैं वो कुछ केमिकल सिक्रेट करती हैं, जिनको हम कहते हैं सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कौन होते हैं, जिनके पास एक हेड होता है और एक टेल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर इनका होता है, पोलर हेड पोलर टेल। ठीक है, तो अब ये लिपिड से रिलेटेड मैं पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। अभी आप इतना जान लीजिए कि एक फॉस्फोलिपिड कंपाउंड है, सिक्रीट सर्फेक्टेंट। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कंपाउंड, इनका काम क्या है, रिड्यूस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होती है एल्वियोली में, अब ये एल्वियोली में सरफेस टेंशन क्यों आएगी, देखिए एल्वियोली का आपका स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक है, और इस एल्वियोली में, इसको ध्यान से समझिएगा, एल्वियोली में आपके फ्लूइड्स भरे होंगे, डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होंगे, ब्लड फ्लूइड्स में जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सब होगा। तो ये जो फ्लूइड्स यहाँ पे भरे हुए हैं, मान लीजिए नाम से है सरफेस टेंशन, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, वो समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, तो एल्वियोली क्या होती है, एक बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एल्वियोली में ये वाटर फ्लूइड्स भरे हुए हैं, तो एक वाटर फ्लूइड के नीचे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। मान लीजिए आपका फ्लूइड वाला नेचर का एक फ्लूइड नीचे की तरफ है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ओके, एक ऊपर की तरफ भी है। तो ये तो मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है ना, इधर भी है, इधर भी है, ये इधर भी है, नीचे की तरफ भी। अप एंड डाउन सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम में है, लेफ्ट एंड राइट सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है आपकी, यहाँ जो सरफेस पे है आपका फ्लूइड मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल जो भी आप बोलो, ठीक है, इसमें इसको क्या है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए
ये नीचे से तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, सॉरी नीचे से नहीं, मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल आपका राइट साइड में भी इक्विलिब्रियम है, लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन जब इस वाटर मॉलिक्यूल को कोई ऊपर की तरफ खींचेगा, फोर्स लगेगी, टेंशन लगेगी, तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल अपने आप को नीचे की तरफ खींचेगा। अब ऊपर तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है नहीं, यहाँ पे क्या है, स्पेस, यहाँ पे आपका क्या है, खाली है, ये मेम्ब्रेनल स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मतलब इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे टेंशन जनरेट होता है, ठीक है, एल्वियोली के फ्लूइड्स में यहाँ पे टेंशन जनरेट होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये आपकी फॉस्फोलिपिड होती है। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड कौन सीक्रेट करता है, टाइप 2, ये दिमाग में रखिए। टाइप 2 कैसे लिपिड सीक्रेट करती है, सर्फेक्टेंट्स फॉस्फोलिपिड सीक्रेट करती है, जो कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, जिसके पास एक पोलर हेड होगा और एक टेल होगा, ठीक है। तो फिर ये अब बैलेंस हो जाएगा आपका, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे एल्वियोली आपकी वर्क करेगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। समझ में आया आपको? फिर से ध्यान से पीछे करके लेक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसे आपका सरफेस वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, सर्फेक्टेंट्स को रिलीज करवा के उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाता है, तो जिसकी वजह से आपका सरफेस टेंशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इससे आपकी जो एल्वियोली है कोलैप्सिंग से बच जाएगी। भाई अगर यहाँ पे टेंशन है, अगर यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इसको तो फ्री हो गया ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जाएगा ही नहीं, तो ये एक तरह से टेंशन प्रमोट करेगा, ये एल्वियोली आपकी कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो ये ना हो इसलिए आपकी एल्वियोलर सेप्टल सेल से कुछ फॉस्फोलिपिड रिलीज होते हैं जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं फ्रॉम मेम्ब्रेनल सरफेस टेंशन को, prevents alveoli from collapsing. तो that is overall concept, okay? So this is very very important, क्योंकि ये पूछ देता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि फॉस्फोलिपिड जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज होता है, टाइप 2 स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से। अब देखिए वॉल ऑफ एल्वियोली में कुछ पोर फॉर्मेशंस भी होता है, जैसे योर एल्वियोली, यहाँ पे एक सेकेंड, एल्वियोली में कुछ पोर्स फॉर्मेशन भी होता है, इनको क्या कहते हैं, पोर्स ऑफ कोहने, ठीक है। इनको तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर ऑफ कोहन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वॉल ऑफ एल्वियोली में, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करी हूँ उसको नोट करते जाएगा, ओके। तो पोर ऑफ कोहने क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसेस एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो पोर ऑफ कोहन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट, तो पोर ऑफ कोहन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, ठीक है। देखिए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका था पोर ऑफ कोहन कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम में कौन सी सेल आपका सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन करवाती है, फॉस्फोलिपिड कौन सी कंपाउंड होती है, यहाँ पे लिख ली जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ लेसिथीन, लेसिथीन फॉस्फोलिपिड कंपाउंड होती है यहाँ पे, जो रिड्यूस करेगी सरफेस टेंशन को और एल्वियोली को कोलैप्सिंग से बचाएगी। अब देखिए ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की, उससे पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ब्रीदिंग सबको पता है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जो हो रहा है यहाँ पे, ये सब मिल के आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, ओके। तो मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जब पढ़ाया था, लेकिन इसको थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कैसे यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और कैसे एल्वियोली से O2 आपका पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है आपस में और आपकी ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ओके। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम थोड़ा गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर थे वो अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। अब उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एल्वियोली के लेवल पे गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गैसेस एक्सचेंज किस लेवल पे होता है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेते हैं।
डिटेल में। मैंने आपको क्या बताया था कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मेन प्रोसेसेस है। एक तो आपका हो गया ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में आपका हो जाता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। नोट डाउन करते जाइए, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, नोट डाउन करते जाइए आप लोग, मैं बोलते जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ब्रीदिंग हो गया एक आपका, फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या गैसेस एक्सचेंज भी उसको बोल सकते हो, यही मेन प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यही जो 3-4 प्रोसेसेस हैं आपके पूरे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म तो अभी मैं आगे बताऊंगी डिटेल में। अभी यहाँ पे हम मेनली गैसेस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखें, गैसेस एक्सचेंज में 2 टाइप का होता है रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। और इंटरनल रेस्पिरेशन को कहते हैं हम, क्योंकि ये सिस्टमिक लेवल पे होते हैं, सिस्टमिक कैपिलरी के लेवल पे, तो इसको सिस्टमिक रेस्पिरेशन बोल सकते हो या टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन तो ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सब समझने वाली चीज़ें हैं। ये आपका हार्ट है मान लीजिए, अब मैंने हार्ट की तरह स्ट्रक्चर नहीं बनाया लेकिन समझने के लिए ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन बीइंग में, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। ये दिस इज योर एल्वियोली। एल्वियोली में कौन सी एपिथेलियम होती है? सिस्टमिक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, इंस्पिरेशन कर रहे हो, ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन 2 ही प्रोसेस होती है, सबको पता है। तो जब आप सांस ले रहे हो अंदर की तरफ, इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे O2 अंदर की तरफ आ रही है, तो O2 कहाँ जाएगी फाइनली? नॉस्ट्रल वगैरह, नेजल चैम्बर वगैरह, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फाइनली एल्वियोली में आएगी ब्रोंकियोल्स के थ्रू, ठीक है। फाइनली एल्वियोली में आएगी O2। ये बताइए, जब आप सांस ले रहे हो तो एल्वियोली में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है CO2 के कंपैरिजन, ठीक है। और ये है आपकी, दिस इज योर पल्मोनरी, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज योर पल्मोनरी कैपिलरी। अब ये कहाँ से अराइज होती है पल्मोनरी कैपिलरी? पल्मोनरी कैपिलरी कहाँ से अराइज होती है ये आपको दिमाग में रखना है। ये अराइज होती है आपकी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी कैपिलरी अराइज होती है, ठीक है। जो हार्ट के थ्रू ही लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आपकी कहाँ जाती है, मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगी इसको, ऐसे डायरेक्ट बना दे रही हूँ। यहाँ से पल्मोनरी कैपिलरी अराइज होती है राइट वेंट्रिकल से आपकी, और राइट वेंट्रिकल से एक्चुअली क्या अराइज होती है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वो वापस से जब छोटे छोटे फॉर्म में टूटती है तो उसको पल्मोनरी कैपिलरी कहते हैं। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक। तो आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है, इसमें कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी वो कहाँ से आएगा अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहले ध्यान से सुनते जाइए कि पल्मोनरी कैपिलरी में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे CO2 डीऑक्सी, यहाँ पे किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी? CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू O2, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी एक गैसियस एक्सचेंज होता है आपका, ठीक है। यहाँ से आपका O2 एल्वियोली से पल्मोनरी कैपिलरी में आएगा, और CO2 यहाँ पे किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है? किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है? यस, CO2 की। तो CO2 यहाँ पे चला जाएगा आपका, O2 गैस यहाँ पे आएगी, O2 इन CO2 चली जाएगी आपकी एल्वियोली में, और यही CO2 आपका एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपिरेशन में चला जाएगा, जिसमें CO2 की कंसनट्रेशन O2 की कंसनट्रेशन से ज़्यादा होगी। ध्यान से सुनते जाइएगा। इंस्पिरेशन में क्या हुआ था? इंस्पिरेशन जब कर रहे हो तो आपका O2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा है CO2 से, यही हो रहा है, ठीक है। अब देखें, फाइनली ये हो गया। आपको ये दिमाग में रखना है पल्मोनरी कैपिलरी कहाँ से अराइज हो रही है? हार्ट के राइट वेंट्रिकल से। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, वो कैपिलरी में ही टूटती है, और ये किसके पास लेके जा रही है? ये एल्वियोली किसका पार्ट है? लंग का ही पार्ट है। और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज से क्या हो रहा है? वो ब्लड प्योर हो रहा है, आपका ब्लड प्योरिफिकेशन हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली जा क्या रहा है? ब्लड ही तो जा रही है, और ब्लड में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन फ्लूइड में है, बाकी सब चीज़ें। तो मैं गैसेस की यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ, तो मेनली गैसेस की बात करूँगी, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे एक लेवल तो आपका फर्स्ट लेवल ये हो गया गैसेस सेक्शन। सेकंड लेवल में कहाँ एक्सीडेंट होता है? यहाँ पे। इसमें क्या होता है? दिस इज योर सिस्टमिक कैपिलरी, दिस इज योर सिस्टमिक कैपिलरी, दिस इज योर टिश्यू। मान लीजिए ये आपकी बॉडी की टिश्यूज हैं। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया आपके किसमें? पल्मोनरी कैपिलरी में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया?
प्योर हो गया। अब ये जो पल्मोनरी कैपिलरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रखी है अपने पास, ये जाएगी आपके कहाँ, सिस्टमिक कैपिलरी में, ठीक है। कहाँ जाएगी, सिस्टमिक कैपिलरी में, मतलब ये वापस लंग में ये प्योरीफिकेशन हो गया आपका, ठीक है। लंग में ये क्या हो गया, प्योरीफिकेशन हो गया। आपका ऑक्सीजन किस में आ चुका है, पल्मोनरी कैपिलरी में। ऑक्सीजन किस में आ गया आपका, पल्मोनरी कैपिलरी में, ध्यान से समझिएगा। पल्मोनरी कैपिलरी में आपका ऑक्सीजन आ गया है। तो अब ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से सिस्टमिक एरोटा राइज होती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से सिस्टमिक एरोटा राइज होती है, सिस्टमिक एरोटा। अब यही कैपिलरी वेन्स में टूटती है और वेन्स के थ्रू राइट लेफ्ट ऑरिकल में आती है, वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड, भाई यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया आपका, ठीक है। ये यही पल्मोनरी कैपिलरी वेन्स में टूटती है और वेन्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगी और राइट वेंट्रिकल से हार्ट के थ्रू ही, ये मैं बाहर दिखा रही हूँ, सिस्टमिक एरोटा के थ्रू वापस से टिश्यूज में चली जाती हूँ। तो अब बताइए कि यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो चुका है, O2 यहाँ पे आ चुकी है। ये O2 कहाँ जाएगी, सिस्टमिक कैपिलरी में। सिस्टमिक एरोटा का ही छोटा वाला फॉर्म है। मान लीजिए सिस्टमिक एरोटा बड़ी होगी, वही जब टूटती है छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में, तो उसको हम कैपिलरी का फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ट्यूब्यूल्स रहेंगे, बनानी है मैंने, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो यही सिस्टमिक कैपिलरी में आपका क्या आ जाएगा कि कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगी O2, और टिश्यू लेवल पे क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। यहाँ पे क्या ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अब देखिए ये O2 आपका यहाँ चला जाएगा टिश्यू में और ये CO2 चला जाएगा आपका सिस्टमिक कैपिलरी में। समझ में आया, यहाँ पे एक गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। सिस्टमिक एरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पूरी बॉडी में टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। और जो सिस्टमिक कैपिलरी है जो कि अराइज होती है आपकी राइट ऑरिकल से, यही एरोटा वापस से सिस्टमिक कैपिलरी में टूटेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके पहुंचा देगी। समझ में आ रहा है आपको। ये जो CO2 आया आपका इसमें सिस्टमिक एरोटा से सिस्टमिक कैपिलरी में, ये सिस्टमिक कैपिलरी वापस से राइट ऑरिकल में जाएगी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आप बार बार इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक रिकैप दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या हो रहा है, जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो तो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, वो ऑक्सीजन जा रहा है आपके एल्वियोली में, ठीक है। एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बेसिस पे आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एल्वियोली ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है, एल्वियोली में, इनके पल्मोनरी कैपिलरी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जा रही है आपके पल्मोनरी कैपिलरी में, पल्मोनरी कैपिलरी आपकी क्या बनाती है, पल्मोनरी वेन, टूटकर ब्रेक डाउन होकर क्या बनाती है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन में ही, पल्मोनरी वेन ही के लेवल पे मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है। मान लीजिए दिस इज योर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन आपका आ रहा है राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका सिस्टमिक एरोटा के थ्रू, सिस्टमिक एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में टिश्यू लेवल पे चला जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेकेंड लेवल पे हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ। तो सिस्टमिक एरोटा आपकी पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को फैला देगी, ठीक जो है। यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एंड सिस्टमिक कैपिलरी में आपका क्या है, ऑक्सीजन है ऑलरेडी, ठीक है। सिस्टमिक कैपिलरी में आपका क्या है, ऑक्सीजन। अब यही जो आपका ऑक्सीजन है ये टिश्यू लेवल से आपका CO2, यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, टिश्यू लेवल से CO2 आपकी कहाँ जाएगी, सिस्टमिक कैपिलरी में, सिस्टमिक कैपिलरी से फिर सिस्टमिक वेन के थ्रू आपके राइट ऑरिकल में चली जाएगी। कैसी ब्लड में गैस रहेगी, ब्लड में कैसी गैस रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये O2 जो है आपका वो कहाँ चला जाएगा, आपका टिश्यू लेवल, ठीक है। तो ऐसे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो दिस इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच हो रही है, एंड सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के लेवल पे जो इंस्पिरेशन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी, उसको क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यू के लेवल पे। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आप बार बार वीडियो देखो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपने अभी कार्डियक सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो अभी थोड़ा इसको समझने में, अगर आपने कार्डियक सिस्टम पहले से पढ़ रखा है तब तो ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि पल्मोनरी एरोटा जो होती है, जो यहाँ से जाएगी, वही वापस टूटती है पल्मोनरी वेन्स में, फिर वहाँ पे लंग्स के लेवल पे गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर वही O2 आपका पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी टिश्यूज में चला जाता है, बॉडी के टिश्यूज में। एंड
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका टिश्यू लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, वो सिस्टमिक कैपिलरी लेके जाती है आपका, सिस्टमिक कैपिलरी सिस्टमिक वेन में टूटती है, जो राइट आरिकल में जाती है वापस से, ठीक है। फिर से वापस से वही प्रोसेस होगी। तो ऐसे आपका क्या होता है ब्लड, मैंने यहाँ पे कार्डियक का वो भी सर्कुलेशन भी बता दिया एक तरह से, लेकिन मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगी। तो ये आप जब को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे आपका गैसेस सेक्शन होता है। तो मेनली रेस्पिरेशन में क्या क्या पार्टिसिपेट हो रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जो टिश्यू लेवल पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे गेन हो रही है टिश्यू लेवल पे, फिर टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ये सब वर्क करता है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये सब, ठीक है। तो ये सब हैपन कैसे होगा आपका, ये सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस हो जाएगी, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ओके। फिर आपका हो रहा है गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, एट द लेवल ऑफ एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी एंड एट द लेवल ऑफ सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, ठीक है। एंड फिर हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस चल रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज होगा, ये भी दिमाग में रखिए, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपका क्या हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपका ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल ये सब आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब वर्क करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट आपका रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कैसे होती है ये पढ़ेंगे डिटेल में। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।